हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जुलाई 2023 में जो सीटेट का एक पेपर हुआ था, पेपर 1, ठीक है ना, उसका मैथ्स का आज हम पेपर देखेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सीडीपी का जो पेपर था उसको डिस्कस कर दिया था। तो आज हम मैथ्स और ईवीएस का पेपर देखने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर के आज हम 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, उसका उत्तर क्या है। और इसे देख करके जो भी नए लोग हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर पूछता है। पेपर आपके सामने है, मैंने पेपर रखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और मैं इसके लिंक बॉक्स में, इस वीडियो के लिंक बॉक्स में पहले वाला जो मेरा वीडियो है जो आपको स्पेशली सीडीपी पे बना हुआ है उसका लिंक डाल दूंगा। वहाँ से जाके आप सीडीपी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसका कौन सा आंसर रहा था पिछला बार। और मैं आपको जो भी आंसर बता रहा हूँ वो सीटेट के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जो जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपका आंसर बताता हूँ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं इसे जूम कर देता हूँ। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 से 30 तक का तो क्या था, आपको सीडीपी का पेपर आता था, ठीक है, सीडीपी का क्वेश्चन था। 31 से 60 तक हमारा जो है वो मैथ्स का होगा और फिर 61 से 90 तक ईवीएस का होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसके लिए आंसर है, राइट आंसर हमारा भिन्न डिस्क का उपयोग, यानी कि 31 का फर्स्ट वन इज द राइट आंसर है, भिन्न डिस्क का उपयोग। ये हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में हम कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, भाग विधि का प्रयोग करेंगे नहीं, बच्चा भाग जानता ही नहीं है, लघुत्तम को तो पता ही नहीं है उसको। तो हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के भिन्न डिस्क का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चे आसानी से हमारी जो विषय वस्तु है उसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है, ठीक है ना। यानी कि हम जो भी विद्यार्थी है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो अलग अलग चीज़ों को समझ सके, ऐसा अपना समझ को स्थापित कर सके, उसको विकसित कर सके। तो यही कह रहा है कि बच्चों में इस प्रकार की अवधारणा को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिनने में यह सक्षम है कि 4 है। यानी कि छोटे बच्चों को आपने देखा हो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके बच्चे बताएंगे। और जब हम बच्चे को निपुण बना देंगे गिनती में, तो जैसे ही आप पासा फेंकेंगे, कह रहा है कि पासा को उछालते हैं तो उस पासे पे 4 आएगा, 4 डॉट्स दिखाई देंगे। लेकिन बच्चा अब उस डॉट्स को 1 2 3 4 नहीं गिनेगा, डायरेक्ट बता देगा कि ये 4 आ गया है। तो इसी अवधारणा को विकसित करना है, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है सबटाइजिंग, ठीक है ना। 32 देख लिए हम। 33 देखिए, 33 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी। तो ये सब नई शिक्षा नीति में इस बात को क्यों कहा गया है कि विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ओलंपियाड कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों का जो कौशल है ना वो निखरेगा और बच्चे और अधिक मजबूत बनेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मजबूत, यानी 33 का चौथा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आपको 34 नंबर की एक तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 34 क्या कह रहा है कि कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। यानी कि बच्चों के मन में यह धारणा पहले से बैठी है कि गणित, अरे ये तो बहुत भारी सब्जेक्ट है, ये मुझे समझ में नहीं आएगा, बच्चे गणित से भागते हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो है ये दूसरा आंसर हो जाएगा इसका, टिक मैंने किया हुआ है क्या, कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। यानी आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि हमारे जो गुरुजी हुआ करते थे जैसे गिनती सिखा दिए। और आजकल नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे उनके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएं, और उसको हम ये अमूर्त प्रकृति का है ना जी, तो हम मूर्त चीज़ों की उसको उदाहरण देंगे, ठीक है ना। जैसे गिनती सिखा रहे हैं,
1 2 3 4, तो हम कोई 4 वस्तु दे देंगे, जैसे 4 ये पेंसिल है ना, 4 पेंसिल दे देंगे, कहेंगे बाबू गिनो, तो गिनेगा ना, 1 2 3 4, 4 हो गए। यानी जो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे उनके दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाएंगे और मूर्त चीज़ों का उदाहरण देंगे और उसको दिखाएंगे और फिर उसको समझाएंगे, तो बच्चा तुरंत उस बात को समझ जाएगा। तो पहले तो गणित की अवधारणा जो थी वो अमूर्त थी, जिसके चलते ये काफ़ी कठिन हुआ करती थी, बच्चों के मन में डर बैठा रहता था। ठीक है, अब चलिए 35 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता का योग न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसके क्या कारण है? कह रहा है प्रश्न कि जैसे कि पहले से ये मान्यता चली आ रही है कि लड़कियां जो होती हैं ना, वो अक्सर गणित में कमजोर होती हैं, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, ऐसी हमारी मानसिक अवधारणा है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए पहला आंसर क्या, कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। यानी यह क्या है, ये सामाजिक रूप से हमारे मस्तिष्क में यह बात पहले ही से छपी हुई है कि बालक है तो गणित में अच्छा होगा और बालिका है तो गणित में अच्छी नहीं होगी, गणित कमजोर होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी 35 का पहला आंसर हो गया। 36 को अगर हम देखते हैं तो क्या है कि एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यानी कि ये बहुत अच्छा मेथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है शिक्षण का एक, कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या करेंगे, उसका रोल प्ले करवा दीजिए, जिससे बच्चों को क्या होगा, अगर वो रोल बच्चा याद कर लेता है तो वो जो विषय वस्तु होगी उसको बहुत आसानी से समझ पाएगा, यानी सरल भाषा में समझ सकता है। तो गणित में कुछ पढ़ा रही थी शिक्षिका, उन्होंने उसी को रोल प्ले मेथड से करवा दिया। ठीक है ना, कि जैसे रामू आपको ये करना है, समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा कि विचारों का बहिर्वेशन, ठीक है ना, बच्चों का मनोरंजन नहीं होगा, पढ़ा ना रहे ना जी, मनोरंजन थोड़े कर रहे हैं। अब कह रहे हैं अनुशासन बनाए रखना, ही देखिए, तो रोल प्ले या अनुशासन में कहाँ से संबंध आ गया? कुछ नहीं। बच्चों को व्यस्त रखना, बट बच्चों को व्यस्त नहीं रखना है, विचारों का बहिर्वेशन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि बच्चों का अलग अलग विचार आएगा। इसी रोल प्ले को रमुआ को दे दिए तो कुछ और बताता है, एगो मंगरुआ है, मंगरुआ को वही कहे कि बाबू वही रोल प्ले करो, तो उसी को दूसरे प्रकार से करेगा, यानी कि उसका जो विचार है उसमें सम्मिलित कर देगा। समझ में आ गया? तो इससे रोल प्ले मेथड्स करवाने से क्या होगा कि विचारों का बहिर्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? तो ये हमारा 36 तक हो गया। आइए 37 को देखते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किए थे कौन? भास्कर 1। कौन है? भास्कर 1। ये हमारा जो है ना, ये आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, आर्यभट्ट भी थे खगोल के क्षेत्र में, इनका भी योगदान माना जाता है। भास्कर 1 इज द राइट आंसर, ये सीटेट के द्वारा माना गया है। अब आइए, और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप पढ़ के समझिए, ये तो आसानी से बन जाएगा कि एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने इतना, जो भी रहा हो, सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, क्या है भाई? तो यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। कैसे अस्पष्ट है? अस्पष्ट है ये। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, या ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर है, तो यहाँ हो जाएगा केवल सी। यानी इस प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, बच्चों को इस तरह का अगर हम प्रैक्टिकल करवा देते हैं तो गणितीय अवधारणा को बच्चा फटाक से दिमाग में बैठा लेता है। जोड़ सिखा रहे हैं ना, जिसको एक दुकान पर भेज दीजिए 20 का नोट देके चाहे 50 का नोट देके, कहिए हाँ ये सामान खरीद के लाओ, आप कहेगा बताओ तो कौ रुपया है तुम्हारे पास, कौन ची का सिक्का कौगो, तो बताएगा ना गुणा भाग करके, तो वो अच्छा से सीख लेगा। समझ में आ गया? अब देखिए 39 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो ये देख लीजिए कब। तो पहला आंसर कि बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियां दी गई और वे इनका प्रयोग करके गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। यानी बच्चों को हम क्या किए, हाथ से बनाई कुछ चीज़ें दे दिए और बच्चा उसमें पैटर्न खोज रहा है। जैसे ये कुछ लिखा हुआ है और बच्चा इसी को देखेगा तो इसमें पैटर्न कुछ खोज लेगा, कहेगा अरे सॉरी तो प्लस की तरह दिख रहा है कहेगा ना, चाहे कहेगा सॉरी तो 4 दिख रहा है 4, तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 39 हो गया। अब हम 40 को देखेंगे। 40 में क्या कह रहा है देखिए, तो 40 में कह रहा है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए तीसरा टिक हुआ है, का है तो मानक संदर्भित आकलन
नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, यही होगा हमारा। 41 अधिगम कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या है? तो महत्वपूर्ण पुरुष संख्या यानी प्री नंबर की अवधारणा है। जब आप सीटेट की तैयारी करेंगे ना तो उसमें इसको पढ़ना है कि संख्या को जब हम सिखाते हैं बच्चों को तो उसको पहले सिखाते हैं कि बच्चा ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, सिखाते हैं ना जी। ये ज़्यादा है, ये कम है, ये क्या है, ये एक प्रकार का गणितीय कौशल हो गया, समझ में आ गया। तो ये तो संख्या सिखाए नहीं है कि बच्चा जानता है कि सॉरी 1 है, चाहे 2 गो है और ये गो कम होता है ना, ये तो बच्चा बाद में सीखता है, लेकिन उसके पहले जरूर सीख लेता है। अरे ये तो मोटा है, अच्छा कहेगा नहीं पतला है, और यही फुलानो हमारा बड़ है, अच्छा कहेगा फुलानो हमारा छोट है, बतियाता है सब। तो ई हो गया, इसी को कहते हैं कौन चीज, पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहता है 42, क्या कहता है कि गणितीय अधिगम सामग्री क्या है भाई। तो देखिए क्या क्या है, आंसर हम लगाए थे क्या आपको, बी और डी, बी और डी लगा है ना। तो चलिए बी देख लेते हैं, डी क्या है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। गणितीय अधिगम सामग्री क्या है, जब बच्चा स्वतः सीखेगा और कक्षा में अधिगम का वातावरण बना रहेगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बी और डी हो गया। अब 43 में क्या है देखिए, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों को इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। बात विद्यार्थी त्रुटि कर रहा है तो उसको बताएंगे ना जी कि हाँ बाबू यहाँ पर आप इस प्रकार से गलती किए हैं, और उसको सुधार करके बताएंगे कि हाँ ऐसे करोगे तो ये तुम्हारा आगे सही बनेगा, इस प्रकार से बनाते हैं इसको, तो बच्चा सुधार कर लेगा। तो ये ना करे कौन सही नहीं है, तो गलती कर रहा है, गलत बात कहेगा तो वही ना करे गलती बताइए, सही नहीं मैंने गलत बता दीजिए। तो 43 का 2 नंबर हो गया। अब देखिए, अब हम आपके सामने ला रहे हैं 44 नंबर का सवाल, ठीक है। क्या कर रहा है 44 नंबर, रुकिए इसको थोड़ा वो को दूर कर देते हैं, दूर चलो जी। हाँ 44 क्या कर रहा है देखिए, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो ये देखिए क्या, 3 नंबर, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है उसको भी हम अच्छा कहेंगे, अरे तुम कब बनाना सीख रहा था जी, हाई पाई पारना सीख गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, उतना तो सीखा कम से कम। तो बच्चा के अंदर ये बात समझ में आएगी कि अरे हम तो खाली लाइनें खींचे थे, सर हमको वेरी गुड बोल रहे हैं, तो अगला दिन और अच्छा से मेहनत करेगा। एगो होगा का कि कक्षा में जो खूब नंबर लिया रहा है 100 में 100 उसका खूब प्रशंसा कर रही है, तो इससे क्या होगा ना कि बाकी के बच्चे कुंठित हो जाएंगे, वो कहेंगे अरे इतना तेज आता है, आप मैडम चाहे सर जो है इन्हीं का बढ़ाई करते हैं, तो हम पढ़वे नहीं करेंगे, तो गलत बात हो जाएगा। तो 44 का 3 हो गया। 45 देखिए, 45 क्या कह रहा है देखिए, तो 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं। तो यहाँ लगा है ABC, देख लेते हैं कैसे। यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायक करता है, बहुत अच्छी बात है, पहला सही है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, ये भी सही। यह निर्णयात्मक यानी विवेचन तर्क पर आधारित है, यानी बच्चा तर्क करेगा, बिल्कुल। अब कह रहा है यह हमेशा अभिसारी होता है, बात अभिसारी मैंने कल्पना करना, खाली कल्पना मैंने वो प्रैक्टिकली नहीं होगी, हाँ तो ऐसा ना है। तो ABC इज द राइट आंसर। तो 45 का 3 नंबर। अब देखिए, ये तो था आपका वो लगभग पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब देखिए ये आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आएगा, देख रहे हैं आप, देखिए कह निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है, ठीक है। तो देखिए 46 का यहाँ पे 3 नंबर हम टिक किए हैं ना जी, यही इसका सही क्रम है। इसको आप वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट करके अपना बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 47 का हो जाएगा 2 नंबर, क्यों करे कि 5 -5 फिर +5 फिर -5 विषम संख्या के पदों तक जाएगा तो योगफल क्या होता है देखिए, ये हो गया सम, 5 और 5 मिला दिए सम हो गया तो कट के 0, विषम में जाएगा ना तो एक वही प्लस वाला 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा, तो दूसरा का 5 आंसर। फिर क्या करा है, 100 लाख को किस रूप में जाना जाता है, इसी को कहेंगे कौन चीज, 1 करोड़। 100 लाख को कहेंगे 1 करोड़, ठीक है ना। तो 48 का पहला आंसर हो गया। 49 कह रहा है कि 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन कर देते, देखिए
करे 100 को में एगो संख्या जोड़ा गया, तो मान लेते हैं 100 में 5 जोड़ा गया, ठीक है, 100 में 5 जोड़ दिए, और कह रहा है कि और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, लो घटा दिए भाई, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, तो देखिए, तो 100 में 5 जोड़ दिए तो 105 बना, और 100 में से 5 घटाएंगे तो बन जाएगा 95, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 200 बन गया। देख रहे हैं ना आप, अगर 100 में कोई संख्या जोड़ दीजिए तो जोड़ दिए तो 105 बना, अगर वही संख्या फिर घटा दीजिए तो 100 में से 5 घटा दिए तो 95 बना। तब कर दोनों का योगफल बताएं तो 200 यानी 49 का 3, 50 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड है, तो क्या है, दूसरा 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 इसका गुणनखंड होगा। कह रहे 9 ही है, सॉरी 9 ही पूछ रहा है, तो 9 से ही 9 ही कटेगा। देखिए तो 9 चौके 36 और 9 तिया 27 होना चाहिए था, 27 रहेगा तब ना कटेगा, 3 से फेंक देगा तो ना कटेगा, तो ये होगा हमारा 9 हो गया। तो 50 तक हम लोग देख लिए। अब चलिए देखते हैं 51 की तरफ। 51 क्या कर रहा है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का एगो सिक्का, 50 पैसा का सिक्का है, तो उसे साबुन खरीदने के लिए कितना धनराशि की जरूरत है। देखिए तो क्या कर रहा है, साबुन का दाम 10 रुपया है ना जी, 5 रुपये का सिक्का तो 5, फिर 2 रुपया का कर रहा है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये का 2 है तो 2 रुपया हो गया। अब कर रहा है 50 पैसा का 5 को माने 2.5 रुपया, तो 9.5 रुपया ना हुआ जी, 9.5 रुपया हो गया। तो कह रहे कितना और चाहिए, तो 50 पैसे चाहिए, ये चौथा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर देखिए, रुबीना ने कार से इतना बजे यात्रा शुरू की और उसी दिन इतना बजे समाप्त की, तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय ये रहा आपका 4 घंटा। कह के यहाँ देखिए 16:50 यानी शाम को 4:50 में गया, रात को 9:15 में उतरिए गया, तो लगा आपको 4 घंटा 25 मिनट, ठीक। और यहाँ पर एक भिन्न दिया गया है, इसको हमको लिखना था कौन चीज, कौन क्रम कर रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चुनिए, तो ये रहा बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है 54 में क्या है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया, मिश्रण बनाया और बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट में बनाया। तो क्या करेंगे, इस सब को जोड़ दीजिए, ग्राम में बनाइए, 3 दर्जन पैकेट, तो 12 यहीं 36 से भाग देंगे ना, तो आंसर आ जाएगा एगो पैकेट का 300 ग्राम आंसर। फिर एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, तो बताइए। पहले 5 था तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 25, ठीक है। अगर भुजा को दुगुना कर दीजिए, मैंने 10 कर दिए, तो 10 यहाँ इसका स्क्वायर 100 है, तो कह कई गुना बढ़ा, तो 25 चौके 100 है, यानी 4 गुना बढ़ गया, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 55 56 देख लीजिए आप, 56 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मैंने गलत, सत्य नहीं मैंने गलती कर रहा है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर होंगे तो वह एक आयत बन जाती, यही गलत बात कर रहा था, तो 56 का सी इज द राइट आंसर। 57 में क्या कर रहा है, इस पैटर्न में बताइए नहीं है क्या भराएगा, इस पैटर्न में बताना क्या होगा, तो देखिए 1 और 5 6 और 6 और 9 15, समझ में आ गया। फिर यहाँ 45 66 91 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से पैटर्न चेक करिए यहाँ पर 5 का डिफरेंस, 6 से 15 का तो 9 का डिफरेंस हो गया, तो 5 4 9, तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस होना चाहिए था, ऐसा ही, तो 15 13 28, तो 57 का 4। 58 और देखिए रक्त समूह दिया गया है, तालिका को पढ़ें, ठीक है ठीक है, ए का 9 गो, बी का 6 गो, ओ का 12 गो, ए बी का 3, कुल मिलाकर 30 है। अगर सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने रक्त समूह का अनुपात क्या है, तो सबसे अधिक कर रहा है, तो अधिक कौन है भाई, तो अधिक 12 वाला है ओ, तो 12, और सबसे कम कौन है भाई, बी है 6 ना जी, सबसे कम तो भाई 3 है, ए बी हो गया 3, तो अनुपात कटाइए 3 चौके 12, 4:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कह रहा है अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग करके आयतन में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार की कितने आयत बना सकती है, तो ये हमारा राइट आंसर 5, ठीक है। त्रिआयामी आकृतियां हैं, यानी 3 डायमेंशनल, तो घन भी है, घनाभ भी है, गोला भी है, बेलन भी है, बिल्कुल यही हमारा आंसर है, ये वाला 60 का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया कि मैथ्स का पूरा सेट कंप्लीट कर दिया हम आज, यानी 31 से 60 तक, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखेंगे, यहाँ देखिए आप दिया है, देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट 3 में आता है हमारा EVS, यानी 61 से 90 तक,
यानी प्रश्न नंबर 61 से 90 तक हमारा ईवीएस का होगा। अब हम ईवीएस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो कौन सा क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ये हमारा राइट आंसर है। 61 का 1, 62 देखिए, तो 62 का ए और सी टी किए हैं हम, तो ए और सी क्या है देखिए। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है, ठीक है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें क्या क्या आते हैं, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, ये हमारा दोनों होता है हमेशा, याद रखिएगा। तो ए और सी हो गया। 63 क्या कह रहा है देखिए, तो कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें या विकल्प को चयन करें। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है ए सही है, परंतु यार गलत है। याददाश्त याद थोड़े करवाना है बच्चों को, समझ में विकसित करना है जी। ये तो सही बात कर रहा है, लेकिन हई गलती बात कर रही है, ठीक है। तो ए सही है, आई आर गलती हो गया। कर है आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थी के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो क्या, तो पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी की भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी बातें नहीं रहनी चाहिए किताब में, बाल उन्मुखी खाली होना चाहिए, ठीक है ना। 65 में क्या कर रहा है, 65 की 2 स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के बताना है। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम दिए गए हैं। बिल्कुल, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, ठीक है ना। तो ये बात तो सही कह रहा है कि थीम है, इसमें चैप्टर्स नहीं थीम दिए गए होते हैं, बट बी सही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मैंने सही है बट ये कुछ मैंने क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना व्याख्या नहीं कर पा रही, ये सही आंसर होगा। 66 देख लीजिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना। आई लड़का कुछ देखेगा तो तीसरा का बच्चा क्या आवाज उठाएगा जी, ये गलत है, ठीक है ना। ऐसे ही कट हो गया, 66 का 3 हो गया। 67 देखिए, 67। तो 67 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। यानी जो भी हम चीज़ पढ़ाते हैं ना बच्चे को, उसके दैनिक जीवन से जोड़िए, बाहरी जीवन से जोड़िए, ताकि बच्चा जो आप पढ़ा रहे हैं उसको जाकर प्रैक्टिकली करेगा तो जल्दी सीख पाएगा। 67 का 2 आंसर। 68 क्या कह रहा है, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानी और कविताओं में प्रयोग किए गए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है भाई? तो बी, सी और डी सही है, बी, सी, डी। विद्यार्थी को अपनी कविता और कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है, करें, ठीक है, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, बिल्कुल ये भी सिखाना है। और पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी होगा। तो बी, सी, डी हमारा सही आंसर है। 69 है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार कर रही है, यूनिट प्लान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो ये हो जाएगा परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में, ये हमारा राइट आंसर। 69 का 2 नंबर ऑप्शन हो गया। 70 देखिए क्या कह रहा है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र और फोन कॉल, ये हमारा राइट आंसर है। 71 देखिए, करे ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे क्या है, खोजपूर्ण प्रश्न, यानी बच्चा खोजपूर्ण प्रश्न करेगा, सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ पूछेगा। यदि थीम यात्रा, थीम है ट्रैवल, रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन को कौन पूरा करेगा? तो कृषि फॉर्म, कृषि फॉर्म राइट आंसर। 72 का तीसरा। 73 देखिए, 73 को देखने वाले अब हम। 73 क्या कहता है, 73 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। ए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो ए और आर दोनों सही है, आज सही व्याख्या करता है। ये 4 हमारा हो गया। 73 का। 75, 74
एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना है। किस पर? कि प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। प्रश्न पत्र में आपने क्या प्रश्न दिए हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों प्रश्न पत्र बनाए हैं, ये जरूरी है। 75, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। शिक्षार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ये ऑप्शन सेकंड, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसे अवलोकन करें। बच्चे को कहेंगे कि अच्छा तुम थोड़ा सा नमक डालो, तुम उससे ज़्यादा डालो, उससे ज़्यादा डालो। इससे बच्चा अवलोकन करेगा और पाएगा कि इस स्थिति में अंडे का हाल कैसा था, यानी अंडा ऊपर आया, अंडा नीचे गया, फिर आप देखेंगे क्या हुआ। 76 मिलान करें, तो 76 का ये चौथा आंसर हो जाएगा। आप चौथा आंसर देख लीजिएगा, इसको मिला लिया जाएगा, ठीक है। 77 में चलें, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो गया ओडिशा। 78, जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ठीक है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, या मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े रहते हैं। क्या है इसका राइट आंसर? ए और डी, यानी कि ये कुड़ुक भाषा वाली और ये मिजोरम वाली। 79, इतना प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, इसको फाइंड करेंगे। ये हो गया 79 का 2 नंबर आंसर। 80 में चलें, करें पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करें, बी और सी। पौधों को शक्ति और सहारा देना, ठीक। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से तल और खनिज का स्थानांतरण करना, ठीक है। तो ये बी और सी हो जाएगा। अब चलिए इसका भी सेम वो दोनों वाला हाल है, तो इसका आप 81 का ये राइट आंसर चौथा है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है। 81 का ये और दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। 82 को देखिए, सेम काम, ये कथन हो गया ए और बी, कि मनाली में ढालू छत्ते वाली मजबूत बांस के खंभों पर बने हुए और ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बन जाते हैं। मनाली में बारिश बहुत कम होती है, बर्फ भी पड़ती है। तो ए गलत है, बी सही है। मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ पड़ती है, सही है। बट ये बांस वाला जो कर रहा है ना, बांस पर खंभा पर घर बना, ये तो आसाम में बनता है, तो बी सही है, ये गलती हो गया इसका, यानी तीसरा ऑप्शन सही। 83 क्या कह रहा है? रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो मांसपेशियों की ऊर्जा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है? बोरा चावल। असम की बात करें तो बोरा चावल, आंख बंद करके टिक मारिए। फिर गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा और प्रकाश। कुछ भी जलाएंगे तो ऊष्मा मिलेगा और प्रकाश निकलेगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि वही अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खियों को पाला जाता है। 87 का थर्ड इज द राइट आंसर। अब चलिए 88, और सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कौन गलत है चिन्हित करें। कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं? नहीं, सांप तो निगल ना जाता है जी, चबाता थोड़े है। जहरीले सांपों के डसने लगा सकते हैं, सही बात। भोजन को निगल जाता है, सही बात। सांप का दांत नुकीला होता है, यो सही बात। हई कह रहा है कि चबा के खाएगा, सांप चबाएगा थोड़े, वो तो निगल ना जाएगा जी, तो गलती कर रहा था। तो 88 का 2 हो गया। 89, कांसा जो है ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, कौन सी का? तो याद रखिए टीन और कॉपर को मिला के कांसा बनाया जाता है। 89 का तीसरा। और यह रहा 90, हाथी के बारे में, कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ती और झाड़ी खा जाता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करता है, दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है। तो ये भी सही, ये भी सही। हाथी को कीचड़ पसंद है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, बहुत कम सोते हैं हाथी। तो ये हमारा यानी कि 90 का 2 नंबर आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने एक ही वीडियो में आपको मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछा था पेपर 1 में जुलाई 2023 में, और फिर आपका ईवीएस का पेपर, दोनों कंप्लीट करा दिया है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ वो जो लाइक वाला बटन दिख रहा है ना, उसको भी दबा दीजिएगा, और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। जो लोग सीटेट जनवरी 2024 में बैठने वाले हैं, उनके लिए तो रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से ना उनको आइडिया हो जाए कैसा क्वेश्चन आया था, और सॉल्यूशन भी लगभग मैं सबका बता ही दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।